हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे देखो, in this moving coil galvanometer is based on permanent magnet moving coil mechanism। मतलब यहाँ पे मैग्नेट कैसा है, फिक्स, और ये कॉइल कैसी है, मूविंग। सो मूविंग कॉइल galvanometer is based on permanent magnet moving coil mechanism and it was designed by D'Arsenal। ओके, अब देखो यहाँ इसका फर्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। नंबर 2 है इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS ऑफ थिन insulated copper wire with many turns wound over a non-magnetic frame of aluminum or copper। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फ्रेम है या कॉपर फ्रेम है, उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ओके, द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस of a horseshoe type magnet, two strong pole pieces of a horseshoe type magnet which is having a cylindrically concave pole pieces and a soft and cylinder C। देखो, the coil is suspended so that it can rotate freely in a uniform radial magnetic field set up between two strong pole pieces of a horseshoe type magnet। ठीक है, जैसा horseshoe रह जाएगी नहीं, उस तरह इसका शेप है, horseshoe type magnet having cylindrically concave pole pieces and a soft and cylinder C। अब इस soft and cylinder C का यूज क्या है? The soft and cylinder C is used serve as a core। तो इसका यूज क्या है? As a core, and इसके दो functions है। नंबर 1, it makes the field radial। It makes the field radial। अब radial magnetic field क्या अभी आपको बताऊंगा 2 मिनट में। It makes the field radial and number 2, it increases the magnetic flux। It increases the magnetic flux। तो फिर से एक बार, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर consist of light rectangular coil PQRS of thin insulated copper wire with many turn wound over a non-magnetic frame of aluminum or copper। The coil is suspended so that it can rotate freely in a uniform radial magnetic field set up between two strong pole pieces of a horseshoe magnet which is having a cylindrically concave pole pieces and a soft and cylinder C। Soft and cylinder C serve as a core and perform two functions। Number 1, it makes the field radial and number 2, it increases the magnetic flux। अब देखो यहाँ, the coil is suspended by means of thin phosphor bronze wire suspension। Coil is suspended by means of thin phosphor bronze wire suspension। अब phosphor bronze wire क्यों? जैसे मैंने इलास्टिसिटी में कहा था कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, phosphor bronze वायर या कॉर्ड्स का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट निग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या कि अगर इसके ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करो, इसका लेंथ बढ़ जाएगी। अब जैसे एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स मैंने रिमूव कर दिया, इट 100% रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज इमीडिएटली। तो अगर कोई बॉडी इमीडिएटली अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे, तो उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा? निग्लिजिबल।
तो फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर क्यों यूज कर दे? बिकॉज इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? निग्लिजिबल. इट मीन्स द वायर इमीडिएटली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन एज सुन एज द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव. तो यहाँ पे हम बोलते हैं द कॉइल इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ थिन फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर सस्पेंशन. देन अ स्मॉल मिरर इज अटैच्ड टू द फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर and this mirror is used in a lamp and scale arrangement to measure the deflection of the coil. Next, the other end of a coil is connected to the phosphor bronze helical spring and serve the purpose of leading the current in and out of the coil. मतलब यहाँ से करंट क्या जाएगा? बाहर. Also the elastic behavior of helical spring help us to bring back the coil to their original position. Okay. सो इन दिस वे यहाँ पे अपन ने देखा इसका कंस्ट्रक्शन. तो फिर से एक बार, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS ऑफ थिन insulated copper wire with many turns wound over a non-magnetic frame of aluminum or copper. The coil is suspended so that it can rotate freely in a uniform radial magnetic field set up between the two strong pole pieces of a horseshoe magnet, which is having a cylindrically concave pole pieces and a soft and cylinder C. Soft and cylinder C serve as a core and perform two functions. Number one, it makes the field radial, अभी आपको बताऊंगा मैं, and number two, it increases the magnetic flux. बाद में the coil is suspended by means of thin phosphor bronze wire suspension. Then small mirror is attached to measure the deflection of the coil in lamp and scale arrangement. Other end of a coil is connected to the phosphor bronze helical spring and serve the purpose of leading the current in and out of the coil. Also the elastic behavior of spring help us to bring back the coil to their original position. Okay. अब देखो यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे अपन ने लिया सिलिंड्रिकली कट कॉन्केव पोल पीसेस और वी सी दैट हॉर्सशू टाइप मैग्नेट. क्या है यहाँ? हॉर्सशू टाइप मैग्नेट. अब देखो, और ये है सॉफ्ट एंड सिलेंडर. ये है सॉफ्ट एंड सिलेंडर. तो यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस है तो इस तरह रहेगी. तो इसको बोलेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहां पे देखो प्लेन पोल पीसेस है तो इसने क्या प्रोड्यूस किया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और कॉन्केव पोल पीसेस है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट के, तो ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो इमेजिन करो कि यहाँ पे हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस किया है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. और सेंटर में है सॉफ्ट एंड सिलेंडर. ओके, सेंटर में क्या है? ये सॉफ्ट एंड सिलेंडर. तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होंगे, यहाँ पे खत्म होंगे, फिर यहाँ से बाहर से निकल के अगेन साउथ पोल पे खत्म होंगे. तो ये हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? जैसे अपन ने देखा है कि रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, इसको सस्पेंड किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर सस्पेंशन. अब देखो यहाँ कि इमेजिन करो कि ये कॉइल है, ऐसे सस्पेंड की है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंपोनेंट इस प्लेन ऑफ कॉइल को कैसा है? पैरेलल है. यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इस प्लेन ऑफ कॉइल को क्या रहेगा? पैरेलल. तो पैरेलल फील्ड है, तो अल्फा कितना हो गया? 0, या थीटा कितना हो गया? 90. मैंने कहा था अल्फा मतलब क्या? एंगल बिटवीन प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे अल्फा कितना हो गया? 0, और थीटा कितना हो गया? 90. तो जब यहाँ कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो कोई ना कोई कंपोनेंट इसको क्या रहेगा? पैरेलल. तो अल्फा ऑलवेज क्या रहेगा? 0, थीटा क्या रहेगा? 90. और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NBIA sin 90 और NBIA cos 0. अल्फा की जगह अपन 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे cos 0 1, तो टॉर्क एक्टिंग क्या रहेगा? मैक्सिमम. या sin 91 टॉर्क एक्टिंग क्या रहेगा? मैक्सिमम. सो बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या ध्यान में रखना है? बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, plane of a coil
is always parallel to the field. So alpha is always 0. Torque acting at any position is maximum. तो अगर ये रोटेट भी होता है तो ये कंपोनेंट इसको पैरेलल है, ये रोटेट होता है ये कंपोनेंट इसको पैरेलल है, तो अल्फा ऑलवेज क्या रहेगा 0, थीटा क्या रहेगा 90. सो टॉर्क एट एनी पोजीशन बिकम मैक्सिमम. ठीक है. सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ ए कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल. प्लेन ऑफ ए कॉइल is always parallel to the field. So alpha is always 0 or theta is always 90. So torque at any position is maximum. Torque at any position is maximum. ठीक है. अभी आपको देखना है वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ तक हो गया अपना प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल में अपन ने कहा था कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क. देन कंस्ट्रक्शन. अब देखना है आपको वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अब देखो वर्किंग में अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. इसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B और इसको रखा है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ओके. अब देखो यहाँ व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल फोर्स एक्टिंग ऑन ए साइड PQ इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा F इक्वल टू BIL. यह है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और यहाँ पे फोर्स रहेगा F इक्वल टू BIL परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. अगेन करंट है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट और थंब की डायरेक्शन इनवर्ड. तो यहाँ पे फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. अब यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है सेम. तो यहाँ पे नो फोर्स विल एक्ट क्योंकि थीटा 0 है. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थीटा 180. सो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए साइड PS एंड QR. तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हुए PQ के ऊपर आउटवर्ड और RS के ऊपर इनवर्ड एंड दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर्म ए कपल. सो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोलेंगे इसके ऊपर कितना एक्ट हुआ. टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स कितना है BIL और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे B. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ को क्या बोलेंगे एरिया. सो टॉर्क इक्वल टू BIA. टॉर्क इक्वल टू BIA. अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है देन टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA. टॉर्क एक्टिंग इक्वल टू NBIA. और बिकॉज ऑफ द टॉर्क द कॉइल डिफ्लेक्ट. तो इसको क्या बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. क्या बोलेंगे इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ओके. अगेन ये ध्यान में रखना कि बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ ए कॉइल क्या रहेगा ऑलवेज पैरेलल. तो अल्फा ऑलवेज 0, थीटा ऑलवेज 90. सो टॉर्क एक्टिंग एट एनी पोजीशन क्या रहेगा NBIA. टॉर्क की पोजीशन वैल्यू क्या रहेगी NBIA एंड बिकॉज ऑफ द टॉर्क द कॉइल रोटेट एंड देयरफॉर वी कॉल इट्स एज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना एक्ट हुआ NBIA. ठीक है. अब जैसे ये कॉइल रोटेट होंगी ये सस्पेंशन फाइबर ट्विस्ट किया जाएगा. ठीक है. अब जैसे कॉइल ट्विस्ट होंगी सस्पेंशन फाइबर ट्विस्ट होगा तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगा रिस्टोरिंग टॉर्क. और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डिपेंड रहेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट के ऊपर. तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू C थीटा. रिस्टोरिंग टॉर्क क्या रहेगा C थीटा वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. और थीटा क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलो या डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल बोलो. ठीक है. अब देखो यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है करंट के ऊपर और रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड है थीटा के ऊपर. तो एग्जांपल लो कि यहाँ पे सपोज फ्लो हो रहा है 10 मिली एम्पियर करंट. तो डिफ्लेक्शन ऑफ द टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर. डिफ्लेक्शन रहेगा 10 न्यूटन मीटर. एग्जांपल कि यहाँ पे अगर करंट है 10 मिली एम्पियर और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर. तो बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये कॉइल रोटेट होंगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. अब जैसे थीटा बढ़ेगा रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ेगा. तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर 2 न्यूटन मीटर. अगर डिफ्लेक्शन है 5 डिग्री का तो रिस्टोरिंग टॉर्क है 5 न्यूटन मीटर. डिफ्लेक्शन है 6 डिग्री का तो रिस्टोरिंग टॉर्क है 6 न्यूटन मीटर. तो इस तरह
ऐसे करते करते जब डिफ्लेक्शन 10 डिग्री हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर, तो डिफ्लेक्शन को ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। तो इन इक्विलिब्रियम द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। एक समय ऐसा आएगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या हो गए इक्वल, द कॉइल कम टू रेस्ट, तो उसको बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है NBIA और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है C थीटा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है NBIA और रिस्टोरिंग टॉर्क है C थीटा। सो करंट I इज इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा। करंट I इज इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, N बी द नंबर ऑफ टर्न, B बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, A बी द एरिया ऑफ कॉइल। तो ये सभी टर्म कैसे है कांस्टेंट। सो वी से दैट करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। Current I directly proportional to theta. So in this way, by measuring the deflection of the coil, we can measure the current flowing through the moving coil galvanometer. Okay, तो ये हो गया इसका वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer. अब नेक्स्ट टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। Current flowing through the galvanometer, current I equal to C अपॉन NBA इंटू थीटा। करंट I इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा। अब देखो यार, करंट सेंसिटिविटी, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए स्मॉल चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट। अगर स्मॉल चेंज इन करंट के लिए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ज़्यादा है तो गैल्वेनोमीटर को क्या बोलेंगे सेंसिटिव। सो करंट sensitivity is equal to d theta upon di. A galvanometer is said to be more sensitive if it gives a large deflection for a small change in current passing through it. So current sensitivity is equal to d theta upon di. अब देखो यहाँ current I equal to C upon NBA into theta. Differentiate both side. So di is equal to C upon NBA into d theta. Di is equal to C upon NBA into d theta, and therefore d theta upon di is equal to NBA upon C. So we say that current sensitivity is equal to NBA upon C. So current sensitivity can be increased by increasing the number of turn, by increasing the strength of the magnetic field, by increasing the area, or by decreasing the restoring torque per unit twist. तो देखो यहाँ current sensitivity is equal to NBA upon C. तो current sensitivity can be increased by increasing the number of turn, by increasing the strength of the magnetic field, by increasing the area, and by decreasing the restoring torque per unit twist. और C की वैल्यू कम रखने के लिए we use a phosphor bronze wire suspension because उसका restoring torque per unit twist करेगा मिनिमम। तो नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। Voltage sensitivity. Again, a galvanometer is said to be more sensitive if it gives a large change in deflection for a small change in voltage applied to it. तो देखो यहाँ voltage sensitivity is equal to d theta upon dV. Voltage sensitivity is equal to d theta upon dV. So again, if a galvanometer gives a large change in deflection for a small change in voltage, then the galvanometer is said to be more sensitive and voltage sensitivity is equal to d theta upon dV. Voltage sensitivity is equal to d theta upon dV. अब देखो यहाँ voltage sensitivity is equal to d theta. चेंज इन वोल्टेज को क्या लिखेंगे? चेंज इन करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है R, तो चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन करंट
into resistance of coil, or d theta upon di is called current sensitivity. तो voltage sensitivity d theta upon di को लिखेंगे current sensitivity upon resistance of coil. तो voltage sensitivity equal to current sensitivity upon resistance of coil, or voltage sensitivity is equal to NBA upon CR. Voltage sensitivity is equal to NBA upon CR. That is, voltage sensitivity can be increased by increasing the number of turn, by increasing the strength of the magnetic field, by increasing the area, or by decreasing the restoring torque per unit twist, or by decreasing the resistance of the coil. तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 करंट सेंसिटिविटी NBA अपॉन C एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA अपॉन CR. ओके, अब देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर and 60 turn is pivoted about one of its vertical side. The coil is in the radial horizontal magnetic field of 90 Gauss. 90 Gauss, that is 90 into 10⁻⁴ Tesla. What is the torsional constant, that is restoring torque per unit twist पूछा है. इसको torsional constant भी बोलते हैं. If the current of 0.20 milliampere, 0.20 milliampere, or we write 2 into 10⁻⁴ ampere, produces an angular deflection of 18 degree. अब देखो यहाँ करंट I is equal to C upon NBA into theta. Current I is equal to C upon NBA into theta. Therefore, C is equal to NBAI. C is equal to NBAI upon theta. C equal to NBAI upon theta, where N is the number of turn. तो number of turn कितना है 60. Number of turn है 60. Strength of the magnetic field 90. That is 9 into 10⁻⁻3. 9 into 10⁻⁻3. Area of the coil 5 into 10⁻⁻4. Area 5 into 10⁻⁻4. And current I 2 into 10⁻⁻4. And theta equal to 18 degree. Theta equal to 18. तो यहाँ पे आ जाएगा 60 into 5 300 into 10⁻⁻8 और 3 -11 या 3 into 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर पर डिग्री. So torsional constant of the helical spring is 3 into 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर पर डिग्री. आगे ध्यान में. तो सेकंड न्यूमेरिकल है एक कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज एन इफेक्टिव एरिया. तो जनरली इफेक्टिव एरिया को लिखेंगे NA 5 into 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर. It is suspended in a radial magnetic field of 2 into 10⁻⁻2 Weber per meter square. It is suspended in a magnetic field of 2 into 10⁻⁻2 Weber per meter square. Suspension torsional constant of the suspension fiber C दिया है 4 into 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर पर डिग्री, और पूछा है फाइंड द करंट सेंसिटिविटी, और आंसर चाहिए आपको डिग्री पर माइक्रो एम्पियर में. अब देखो यहाँ करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन C. करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन C. इफेक्टिव एरिया NA दिया है 5 into 10⁻⁻2. इफेक्टिव एरिया NA 5 into 10⁻⁻2. स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10⁻⁻2. और C की वैल्यू दिया है 4 into 10⁻⁻9. ठीक है. तो 2.5 into 10⁻⁻4 ये -9 ऊपर जाने के बाद +9. 9 -4 +5. ठीक है. 9 - 4 +5 ये हो गया डिग्री
पर एम्पियर में, बट अपने को आंसर चाहिए डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे 2.5 इंटू 10⁵, इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई और 10⁻⁻6 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻1 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर और 0.25 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। सो करंट सेंसिटिविटी बिकम 0.25 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। ओके ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है ए मूविंग कॉइल मीटर हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर। नंबर ऑफ टर्न दिया है, नंबर ऑफ टर्न 24, एरिया ऑफ द कॉइल 20 इंटू 10⁻⁻3, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.20 और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर इक्वल टू 14 ओम। और नंबर 1 पूछा है इंडिकेट द सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर बाय 25%। इट इज नॉट इजी टू चेंज एरिया और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन C फॉर गिवन फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर। C दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट पीस, ये क्या है वैल्यू फिक्स है। एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो इट इज नॉट इजी टू चेंज A और B। तो ऑप्शन क्या है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। सो करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है नंबर ऑफ टर्न। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है बाय 25% तो एक ही ऑप्शन है कि नहीं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ इनिशियल करंट सेंसिटिविटी सपोज S1 है और इनिशियल नंबर ऑफ टर्न N1 इक्वल टू कितना दिया है आपको, इनिशियल नंबर ऑफ टर्न है 24। ओके, अब फाइनल करंट सेंसिटिविटी देखो, फाइनल करंट सेंसिटिविटी S2 कितना है, S1 प्लस 25% ऑफ S1 बढ़ाना है तो हो गया 1.25 टाइम्स S1। तो अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो S2 बाय S1 इज इक्वल टू N2 बाय N1। करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, सो S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। S2 है 1.25 टाइम्स S1 अपॉन S1, N2 निकालना है और N1 कितना है 24, ये कैंसल। सो नंबर ऑफ टर्न N2 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स 24। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 30 टर्न्स। तो अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना है 25% से तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना पड़ेगा अप टू 30। तो इनिशियल कितना है 24, अब 24 से वो बढ़ाएंगे 30 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। तो फिर से देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहाँ पे पूछा है कि अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ाना है 25% से तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकते, तो करंट सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, NBA अपॉन C। B और A फिक्स है, CB फॉर ए गिवन मटेरियल कांस्टेंट है। तो एक ही ऑप्शन है ना कि सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ। तो करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न। तो देखो यहाँ इनिशियल सेंसिटिविटी कितना है S1, नंबर ऑफ टर्न कितना है 24, फाइनल करंट सेंसिटिविटी कितना है S2, S1 प्लस 25% ऑफ S1 मतलब 1.25, तो नंबर ऑफ टर्न N2 निकालना है। सो करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न। तो इसको सॉल्व करने के बाद N2 कितना आता है 30। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे पूछा है कि इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज टू 21 ओम इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर इज ग्रेटर और लेस। अब देखो यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगी। जैसे बेसिक आपको पता है कि सिंगल टर्न है तो लेंथ ऑफ द वायर रहेगी 2πr, और जितने नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे उतनी लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगी ना। और अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होती है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब देखो यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन CR, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो इनिशियल या ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/R है। नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है यहाँ पे N1 इक्वल टू 24, नंबर ऑफ टर्न कितना N1 इक्वल टू 24 और इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है 14, तो आता है 1.7, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। और मॉडिफाइड वोल्टेज सेंसिटिविटी और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितने हो गए 30 और रेजिस्टेंस बिकम 21। नियरली 1.4। तो ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी है 1.7 और मॉडिफाइड वोल्टेज सेंसिटिविटी है 1.4। तो हियर वी से दैट द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट इज लेस देन द ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी। इन्होंने ये पूछा था कि इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर इज ग्रेटर और लेस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर इज लेस देन द ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हो गया अपना थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, तो फोर्थ न्यूमेरिकल है ए गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन, फाइंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। तो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर नीड 50 मिलीवोल्ट फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन। गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है डी थीटा अपॉन dV। A galvanometer is said to be more sensitive if it give a large deflection for a small change in voltage। तो डी थीटा अपॉन dV को क्या बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो डी थीटा है 50 डिवीजन और dV है 50 मिलीवोल्ट, 50 मिलीवोल्ट, ये कैंसल, तो -3 ऊपर जाने के बाद +3, सो 1000 डिवीजन पर वोल्ट, 1000 डिवीजन पर वोल्ट, ये क्या होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी upon resistance of galvanometer coil, therefore resistance of galvanometer Rg is equal to current sensitivity upon voltage sensitivity और current sensitivity है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर और वोल्टेज सेंसिटिविटी है 10⁻³ डिवीजन पर वोल्ट, 10⁻³ डिवीजन पर वोल्ट। तो यहाँ पे डिवीजन कैंसल, ये -6 और +3, -3 और -3 ऊपर जाने के बाद +3 होल्ड पर एम्पियर दैट इज ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना हो गया 1000 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 1000 ओम। तो यहाँ हो गया अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अपन ने देखा है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें देखा है फॉर्मूला करंट I इज इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा, करंट I इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा। बाद में अपन ने देखा है करंट सेंसिटिविटी डी थीटा अपॉन DI विच इज इक्वल टू NBA अपॉन C, वोल्टेज सेंसिटिविटी डी थीटा अपॉन dV which is equal to NBA upon CR and voltage sensitivity equal to current sensitivity upon resistance of coil। तो ये 4 फार्मूले आपको न्यूमेरिकल के लिए ध्यान में रखना है। ओके, और थ्योरी क्वेश्चन में why we use a phosphor bronze wire suspension because it has negligible elastic after effect। निग्लिजिबल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब क्या, द वायर इमीडिएटली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा रिमूव। नंबर 2, वाई वी यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड
प्लेन ऑफ ए कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल, तो अल्फा इज ऑलवेज 0, थीटा इज ऑलवेज 90, तो टॉर्क एट एनी पोजिशन बिकम मैक्सिमम. ओके. नंबर थर्ड, वी यूज अ कॉपर और एल्यूमिनियम फ्रेम. तो इसका एक्सप्लेनेशन आएगा EMI में एडी करंट का. तो वहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होता है एंड इट इमीडिएटली ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट. ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आएगा. ठीक है, तो इस तरह कुछ थ्योरी क्वेश्चंस इसमें आते हैं. तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. थैंक यू.